हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस समय हम देख सकते हैं कि हमने एक प्रॉपर सीरीज़ शुरू की है जो कि बोर्ड के लिए भी ज़रूरी हो रहा है, उसके भी बच्चे जो हैं जो भी इसे देख रहे हैं वो सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कहा था आपको 10th और 9th का सिलेबस मिलाकर ही एक एनआईएएस का सिलेबस बनता है। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जो एनआईएएस से इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा बस यही मशवरा है कि आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो कल हमने देखे थे 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास। तो आज हम नए क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके अंदर हम देखेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट देख सकते हैं इसे, क्योंकि दोनों में हमें आंसर क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये है, विच पावर डोमिनेटेड द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी, या और में दे दिया जाएगा विच आइडिया अदर देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन वाज बिहाइंड फ्रेंच कॉलोनाइजेशन ऑफ वियतनाम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुल मिला के कि कौन सी पावर ऐसा है जो हम डोमिनेट कर रही थी एक नेशन, मतलब देश को बनाने में। जब जर्मनी बनाया तो कौन से ऐसे पावर थे जो डोमिनेट कर रही थी। तो आंसर देखने को मिलता है कि जर्मनी में राष्ट्रीय प्रक्रिया का निर्माण जो है उसका नेतृत्व प्रसिया ने किया था। इंग्लिश में पर्सिया बोलते हैं और हिंदी में प्रसा बोलते हैं। और विशेष रूप से ऑटोमन बिस्मार्क जो था ना, उसके नेतृत्व में भी ये काम शुरू हुआ था। उन्होंने युद्ध और कूटनीति के माध्यम से जर्मनी को एकीकृत किया। तो कुल मिला के हमारे यही कहने का मतलब ये है कि राष्ट्र बनाने में जर्मनी के सबसे बड़ा रोल जो है वो देखने को मिलता है हमें किसका, वो देखने को मिलता है हमें, हाँ जी बिल्कुल, ऑटोमन बिस्मार्क का। और उसमें भी पर्सिया जो है वो मेन हेड के नाम से माना जाता है। ठीक है, उन्होंने युद्ध की बात की, कूटनीति की बात की, ठीक है, जर्मनी को एकीकृत किया। तो बहुत सारे हमने रीज़न इसमें देखे थे। ठीक है, और 8वां में जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है हमारे सामने है कि आर्थिक सोच। ठीक है, और सेकंड में जो 8वां में था उसमें है आर्थिक शोषण के अलावा सभ्यता मिशन, यानी सिविलाइजिंग मिशन वियतनाम में फ्रांसीसी उपनिवेश के पीछे एक प्रमुख विचार था। फ्रांसीसी ये मानते थे कि वियतनाम में आधुनिक शिक्षा और संस्कृति ला रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांसीसी ये भी मानते थे कि वियतनाम या फिर कोई, देखो मैं फिर से बोलो कि अंग्रेज लोग जो भारत में आए उनका कुल मुख्य उद्देश्य यही था कि वियतनाम हो या भारत हो, वहाँ पे आधुनिक शिक्षा और संस्कृति को इतना इम्पोर्टेंट दे ताकि हम लोग अपनी शिक्षा और संस्कृति को भूल जाएं। ठीक है, और यही कारण था जो हम लोग पिछड़े रह गए थे उनके कंपेरिजन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्डेस्ट जापानीज बुक डायमंड सूत्रा। ठीक है, डायमंड सूत्रा जो है वो ओल्डेस्ट बुक कहलाती है जापानीज की, तो उसके बारे में बताइए। तो लिखा है या फिर इसी में, स्टेट द होस्टली डिबेटेड इशू अराउंड विच द नॉवल हिंदू लेखा रिवॉल्व। ठीक है, तो ये दोनों एक ही है, दोनों के बारे में जानते क्या है। पहले तो द डायमंड सूत्रा इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक डेटिंग। तो कुल मिला के आपसे डायमंड सूत्र के बारे में पूछ रहा है हिंदी वालों और इंग्लिश वालों दोनों से। तो डायमंड सूत्र 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। प्रिंटिंग प्रेस वाला जो चैप्टर है उसमें से है। ठीक है, प्रिंटिंग कल्चर है ना, उसमें से ये पूछा गया है, तो आप लोग ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। तो लिखा है डायमंड सूत्र की विशेषता ये है कि दुनिया की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक है जो 868 ईस्वी की है। ठीक है, या फिर देखो आपसे एमसीक्यू में भी ऐसा करके ईयर पूछ सकता है, 868 ईस्वी में कौन सी पुस्तक लिखी गई थी या डायमंड सूत्र कब लिखी गई थी, इस तरह से आप बता सकते हैं। अगला तो उपन्यास हिंदू लेखा के बारे में बात कर रहा है। तो हिंदू लेखा नंबूदरी ब्राह्मणों के प्रभुत्व और केरला में नायर समाज के सामाजिक सुधार आंदोलन के मुद्दे पर आधारित है। ठीक है, वो आप बता दीजिएगा। ठीक है, बता दोगे ना, इट इज़ तो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है। चलो, तो ये जरूर पढ़ लेना। एक उपन्यास हिंदू लेखा नंबूदरी ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं, और दूसरा डायमंड सूत्र जो है 868, जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन मुद्रित पुस्तक है डायमंड सूत्र। ठीक है, चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन आता है आपका ज्योग्राफी से, जो कि बहुत ईजी लग रहा है मुझे, मगर आप लोग बताइएगा कैसा है। तो लिखा है, 1 मिनट रुकिएगा, ओके। तो लिखा है विंड एनर्जी रिसीव्ड इन एबंडेंस इन वेस्टर्न राजस्थान एंड गुजरात हैज नॉट बीन सो फार यूटिलाइज्ड एंड डेवलप्ड टू द मैक्सिमम। इट फॉल्स इन विच कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो कुल मिला के पवन ऊर्जा के बारे में बात करा है। बोला पवन ऊर्जा जो है राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा है, तो इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए
और इट फॉल्स इन विच कैटेगरी, ये किस कैटेगरी में अपने आप को रखता है। तो चलिए बात करते हैं पवन ऊर्जा जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। समझ में आ गया। पवन ऊर्जा जो है वो एक नवीकरणीय संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगातार पुनः भरा जा रहा है, ठीक है। यानी कि जाहिर सी बात है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा दोबारा बना जा रहा है, ठीक है। अब नेचुरली अगर दोबारा जो जो चीज़ें मिल जा रही है उसका यूज़ हम लंबे समय तक कर सकते हैं। अब खुद बताइए, आप सूरज की रोशनी का जितना यूज़ कर सकते हो अपने संसाधनों में कर सकते हो, वो कभी ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, ठीक है। और वैसे ही आप ये पानी का भी देख सकते हो, पानी तो फिर भी एक बार को लिमिटेड हो सकता है, बट पवन और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की बात अगर की जाएगी तो वो आपको निरंतर मिल सकती है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आ सकता है, कभी ना खत्म होने वाला रिसोर्सेज। फोर्थ, राइट एनी वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर विच पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, यानी कि शक्ति साझाकरण क्या है, या कोई एक कारण दीजिए जो कि शक्ति साझाकरण होना अति आवश्यक है। सो आंसर है पावर शेयरिंग रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि शक्ति साझाकरण जो है वो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। क्लियर, बोलो यस और नो। गुड। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। एक बार इसका आंसर दोबारा देख लेते हैं। तो आंसर है इसका कि शक्ति साझाकरण जो है ना वो अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष को कम करता है और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म करता है। जो अलग अलग समूह होते हैं ना, ग्रुपिज्म देखने को मिलता है जो भी हमें, ठीक है। एक किसी भी कंट्री के अंदर ग्रुपिज्म होता है, उसके लिए ना पावर शेयरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और लंबे समय तक सरकार काम कर पाती है, ये फ़ायदा होता है, ठीक है। चलिए, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूँ। लिखा है आइडेंटिफाई द फॉलो कंडीशन व्हेन बोथ द पार्टी इन अ बार्टर इकोनॉमी हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर्स कमोडिटी, व्हाट इज इट कॉल्ड। बताइए। लिखा है ऐसी स्थिति की पहचान करें जब विनिमय अर्थव्यवस्था में दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए सहमत होना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारे सामने ये है, इस स्थिति को इच्छाओं का दोहरा संयोग कहा जाएगा। विनिमय प्रणाली में दोनों पक्षों के पास एक दूसरे की आवश्यक वस्तु होनी चाहिए और वे उसे विनिमय के लिए तैयार होने चाहिए, जिससे व्यापार कठिन और अप्रभावी हो जाता है, ठीक है। यानी डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए वॉन्ट्स के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको मुझसे चाहिए 1 किलो गेहूँ, तो मुझे अगर आपसे 1 किलो चावल नहीं लेने, ठीक है, और आपके पास सिर्फ देने के लिए चावल है, तो शायद वो व्यापार नहीं हो पाएगा हमारे बीच में। तो व्यापार होने के लिए दोनों की इच्छाएं एक दूसरे को चीज़ें देने की होनी चाहिए, ये अति आवश्यक है, ठीक है। तो ये डबल कोइंसिडेंट के अंदर प्रॉब्लम आती थी पहले, ठीक है। अगला आता है 6th क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज इन विच विशेज टू इम्पोर्ट high quality acids from South Korea but have to pay a huge import tax on on them, which would make the acids very expensive, leading to a decline in their share, assertion the role of the import tax in the situation। यानी लिखा है भारत की कुछ कंपनियां दक्षिण कोरिया से उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आयात करना चाहती है, लेकिन उन पर भारी आयात कर देना होगा, तो जिससे एसी और ज़्यादा महंगी हो जाएंगे और इनकी बिक्री में गिरावट आएगी। इस स्थिति में आयात कर की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आसान है, आप लोग हिंदी वाले देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हिंदी वाले ना, 1 मिनट, ओके। तो हिंदी वाले हिंदी में देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लीजिएगा, देखते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि आयात कर व्यापार संरक्षणवाद एक रूप है। तो कुल मिला के इंग्लिश में देखते हैं, इम्पोर्ट टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म दैट डिस्करेज द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स बाय मेकिंग them expensive। in this case, the high import tax on ACs aims to promote domestic manufacturing by making foreign product less competitive. However, it can also reduce consumer choice and lead to higher prices in the डोमेस्टिक मार्केट। कुल मिला के आयात कर जो ना वो व्यापार संरक्षणवाद का एक रूप है, ठीक है, जो विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर
उनके आयात को हतोत्साहित करता है। इस स्थिति में एसी पर उच्च आयात कर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगाया जाता है ताकि विदेशी उत्पाद प्रतिस्पर्धा में ना आ सके। हालांकि ये उपभोक्ताओं की पसंद को सीमित कर सकता है और घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कुल मिला यही सीन है कि तो आयात कर जो होता है वो व्यापार संरक्षणवाद की बात करता है, और ये उसका एक ऐसा रूप है जो विदेशी वस्तुओं को महंगा बनाकर उनके आयात को हतोत्साहित करता है, यानी उसके आयात को डाउन करता है। और ऐसी स्थिति में एसी पर हाई टैक्स दिखता है, हाई इंपोर्ट टैक्स देखने को मिलता है। ठीक है, घरेलू विनिर्माण भी देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि घर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, अब जाहिर सी बात है, तो अगर बाहर वाली जो वस्तु आ रही है उस पर टैक्स अगर ज़्यादा लिया जाएगा, ठीक है, तो वो वस्तुएं देना बंद कर देंगे बाहर वाले, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट होगा नहीं फॉरेन कंट्री को। तो ऐसे में उनकी वस्तुएं आने कम हो जाएगी, मगर डिमांड तो रहेगी ना। और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे घरों में क्या होगा, हमारे घरों में चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हुआ करेगी, है ना। हमारे घरों में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उपभोक्ताओं की पसंद भी कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगी, ज़्यादा तकलीफ प्रॉब्लम नहीं देगी। ठीक है, और नई चीज़ें वो इन्वेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और घरेलू बाजार में कीमतें भी बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया। 7th क्वेश्चन है, सानिया buys a packet of biscuits and find detail about ingredients used, price, batch number etc. printed on। अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन का लेवल आप देख सकते हैं कितने अच्छे आए हैं, और मेरे को लगता है कि अगर इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो आपको किताबों को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ माइंड का यूज़ करना है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा तो देखा है, सानिया एक बिस्किट का पैकेट खरीदती है और उसमें सामग्री देखती है, मूल्य देखती है, बैच नंबर देखती है। ठीक है, लेकिन उस पर समाप्ति तिथि एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है। उपभोक्ताओं के किस अधिकार के तहत वह निर्माता से ये जानकारी प्राप्त करने का दावा रखती है, बताइए। कह रहा है कि आपने मतलब आप ही मान लो आप सानिया है, तो आपने देखा कि आपके पास आपने कोई इंग्रेडिएंट्स वाला मतलब लेके एक पैकेट खरीदा आपने बिस्किट का, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है कि ये चीज़ें डाली गई है इसमें, बट एक मेन चीज़ जो होनी चाहिए वो एक्सपायरी डेट है, तो वो एक्सपायरी डेट इसमें लिखा नहीं है। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि एक्सपायरी डेट के नहीं मिल रहा है, उसको जानने के लिए आपके पास कौन सा अधिकार है, कि आप किस हक से, किस अधिकार से उसके पास जाएंगे। बोलेंगे भैया हमको तो जानने का पूरा हक है, तो इसे बोलता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। सानिया सूचना के अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत ये जानकारी प्राप्त करने का दावा कर सकती है कि यह उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा खरीदी गई वस्तु की पूरी जानकारी मिले, जिसमें उसकी सुरक्षा, गुणवत्ता और समाप्ति तिथि शामिल है। यदि समाप्ति तिथि नहीं दी गई है तो निर्माता उपभोक्ता संरक्षण कानून का उल्लंघन कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरीके को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए भाई करते हैं। अगला क्या है हमारे सामने, ओके, तो नेक्स्ट है हमारे सामने कि आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली allied to the ideology of liberalization, लिबरल क्या है ये, मैं हिंदी में बताता हूँ इसको, चलो, लिबरलिज्म। व्हाट डिड इट मीन फॉर द मिडिल क्लास इन फ्रांस, या फिर और में है द फ्रेंच यूज्ड स्कूल टेक्स्ट बुक इन वियतनाम टू जस्टिफाई कॉलोनियल रूल एक्सप्लेन। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक यूरोप में राष्ट्रीय एकता के उदारवाद की विचारधारा से निकटता से जुड़े हैं। यह फ्रांस के मध्यम वर्ग के लिए खतरा रहता है। ठीक है, समझाइए। तो कुल मिला के कह रहा है 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में यूरोप के अंदर ना ये नेशनल यूनिटी देखने को मिलती थी, तो ये कहीं ना कहीं बाकी ये फ्रांस के मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा क्या था, एक उसके अर्थ लगा, मतलब मध्यम वर्ग जो था ना, मिडिल क्लास जो था, उसी के लिए शायद ये सब ज़रूरी थी। कैसे एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा है फ्रांसीसी में औपनिवेशिक शासन को सही ठहराने के लिए वियतनाम में स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया, स्पष्ट कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। लिखा है नेशनल यूनिटी एंड लिबरलिज्म। लिखा है फ्रांस के मध्यम वर्ग के लिए राष्ट्रीय एकता उदारवाद से जुड़ी थी, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संवैधानिक सरकार और आर्थिक विकास पर जोर देता है। मध्यम वर्ग सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करना और एक संसदीय प्रणाली स्थापित करना चाहता था, जिसमें नागरिकों के शासन में भाग लेने का अधिकार मिले। ठीक है, चलो,
तो कुल मिला के फ्रांस ये चाहता था कि उदारवादी सोच रहे और इससे क्या होगा, आर्थिक विकास खुद ब खुद मजबूत होगा, संवैधानिक सरकार खुद ब खुद मजबूत होगी, एक मध्यम वर्ग जो है ना वो निकल के आएगा, सारे जो विशेषाधिकार है ना वो सब खत्म कर देगा। ठीक है, और शायद इसकी ज़रूरत भी थी। ठीक है, समाज को इसकी बहुत ज़्यादा उस समय ज़रूरत भी थी। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी देखने को मिलता है कि भाई मध्यम वर्ग जो था ना वो सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करना चाहते थे। उनका मानना था कि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी की बात कीजिए और किसी चीज़ की बात करने की नीड नहीं है। ठीक है, और एक संसदीय प्रणाली के स्थापित करना चाह रहे थे, यानी कि संसद को प्रमोट करना चाह रहे थे कि देश में संसद होनी चाहिए। ठीक है, और संसद ही ज़रूरी भी है, और जिसमें नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार पूरी तरह से मिले। ठीक है, समझ में आ गया? बोलो यस और नो। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इस नंबर पे मैसेज करके आप ये वीडियो ले सकते, सॉरी हाँ, ये PDF ले सकते हैं। नीचे कॉर्नर पे भी आपको नंबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी कोई भी डाउट है ना नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। अभी चलने दीजिए, जैसे चल रही है वीडियोस, देखेंगे कुछ नया लेकर आएंगे।